हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट डिसिपेशन। ये सारी चीजें तुम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्लास 10th में जो लेवल था वो 1x है, तो अब जो लेवल अपन पढ़ेंगे वो 10x हो चुका है। बट ये जो 10x लेवल की चीजें है ना, ये भी तुम्हें इतने इजी वे में पढ़ाई जाएगी कि चाहे जेई मेन में सवाल पूछे या जेई एडवांस में पूछे या नीट में पूछे, दुनिया के किसी भी एग्जाम में पावर और एनर्जी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम बहुत ही इजीली उसको कर जाओगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको समझने के लिए अपन ने एक सर्किट बना रखा है। सर्किट में अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं बोलता हूँ 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट, है ना। सर्किट में जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है या पावर जो सप्लाई कर रहा है वो कौन सप्लाई करता है? भाई ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है ना। और ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर का काम क्या है? वो जो इसने एनर्जी सप्लाई करी उस एनर्जी को कंज्यूम करना। सो बैटरी इज लाइक एनर्जी गिवर, है ना। बैटरी इज लाइक एनर्जी गिवर एंड रजिस्टर इज लाइक एनर्जी कंज्यूमर। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब देखो ये हो क्यों रहा है, एक बार थोड़ा सा सर्किट की हेल्प से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ से कोई भी अगर मान लो चार्ज निकला होगा, क्यू चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कोई क्यू चार्ज निकला होगा, है ना, तो इस पॉइंट पे जाके उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू वी। इस पॉइंट पे भी एनर्जी कितनी रहेगी उसकी? Q इंटू वी। और इस पॉइंट पे एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब रजिस्टर ने क्या क्या करी? Q इंटू वी एनर्जी जो है वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई इस पॉइंट पे Q चार्ज की एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू वी। इस पॉइंट पर भी कितनी होगी उसकी एनर्जी? Q इंटू वी। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी हो चुकी है 0 जूल। इस पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी है? 0 जूल। तो रजिस्टर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? Q इंटू वी। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि जो एनर्जी है फॉर द गिवन सर्किट Q चार्ज के लिए, एनर्जी की वैल्यू थी E इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। अच्छा, अगर पावर की बात करें, पावर पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा डी ई बाय डी टी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको डी बाय डी टी ऑफ क्यू इंटू वी, है ना। अब देखो बैटरी का वोल्टेज तो फिक्स है, तो मैंने इसको वी को बाहर निकाल लिया और फिर ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ क्यू। तो पावर की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई? डी क्यू बाय डी टी क्या होता है? करंट। तो पावर की वैल्यू निकल के आई वी इंटू आई। इस सर्किट में कुछ आई करंट भी फ्लो हो रहा होगा ना भाई, आई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो पावर की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आई? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज वी इंटू आई। इतनी वैल्यू अपने पास निकल के आई। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ठीक है। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर क्या क्या होती है एक बार जल्दी से मेरे को रिकैप करा दो। क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं ना पावर वगैरह। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर होती है पहला तो यही जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड होती है, और इसी को क्या बोल देते हैं अपन? वॉट बोल देते हैं। और एक यूनिट होती है इसकी हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है? 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वॉट। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अपने पास पावर लॉस इन रजिस्टर। एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करके रखा हुआ है, और इस रजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है I। तो हम बोलेंगे कि इसमें जो पावर लॉस होगा, रजिस्टर में जो पावर लॉस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? V इंटू आई, या फिर तुम V को लिख सकते हो I इंटू आर। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, या I को लिख लो V बाय आर, और हो जाएगा स्क्वायर बाय आर। इस तरह से ये एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा पावर लॉस के लिए। दूसरा, अगर हीट जनरेटेड इन रजिस्टर पूछा हुआ है, तो हीट जनरेटेड के लिए हम क्या करेंगे? भाई हमें पता है कि पावर होता है डी ई बाय डी टी, है ना, वेयर ई इज द एनर्जी कंज्यूम, और जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी रेट से हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हम बोलेंगे कि ई को हम लिख सकते हैं डी एच बाय डी टी, वेयर एच क्या है अपने पास? एच है हीट जनरेटेड या फिर हीट एनर्जी जनरेटेड। आज समझ में आ रही है? एच इज हीट जनरेटेड। तो यहां से देखो तुम्हारे पास मिलेगा डी एच इज इक्वल्स टू पी इंटू डी टी। टोटल हीट निकालनी है तो क्या करो? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो यहां से निकल क्या आया तुम्हारे पास? एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी टी, है ना। अब इसमें भी हम फर्दर आगे बढ़े। क्या पहला केस जो अपन ने लिया, हमने लिया कि अगर करंट की वैल्यू हो चुकी है कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट हुआ, दिस इंप्लाइज एच की वैल्यू हम यूज करेंगे, एच इज इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, है ना। और अगर करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किस पे बचेगा? इंटीग्रेशन बचेगा dt पे, और dt का इंटीग्रेशन हमें क्या दे देगा? dt का इंटीग्रेशन हमें दे देगा सिंपली t, है ना। दूसरा,
अगर अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर के अक्रॉस वो कांस्टेंट है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन पी की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। तो वी स्क्वायर बाय आर तो बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हमें क्या दे देगा, टी दे देगा। तो जो फॉर्मूले निकल के आएंगे, क्या क्या फॉर्मूले निकल के आएंगे, एक फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास ये एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी विच इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट। ओके, तो इसमें हमें क्या देखना है, इधर हमें निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे, भाई करंट भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हीट का, हम यूज करेंगे हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहां से हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 16 जूल, इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, हमें करंट की वैल्यू वेरी कर रही है टाइम के साथ, और पूछा है हीट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड। तो अगेन हम यूज करेंगे इस बार एच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t का स्क्वायर इंटू आर विच इज 2 इंटू डी टी, और टाइम की लिमिट है फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 8 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू टी क्यूब बाय 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, तो ये कितना आएगा भाई 8/3 इंटू 8। तो ओवरऑल हीट कितनी जनरेट हुई 2 सेकंड में, ये जनरेट हुई भाई 64/3 जूल। इस टाइप के प्रॉब्लम जेई मेन वगैरह में तुम्हें भर भर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ही करंट को वो वेरी करा देता है टाइम के साथ, देन वो हीट वगैरह कैलकुलेट करा लेता है तुमसे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास पावर सप्लाइड एंड पावर कंज्यूम्ड बाय अ बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग देन इट इज सप्लाइंग एनर्जी टू एक्सटर्नल सर्किट। जब कोई भी बैटरी अपनी अगर डिस्चार्ज हो रही होगी, मतलब करंट बैटरी से निकल के बाहर जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि बैटरी उस टाइम पे एनर्जी सप्लाई कर रही है एक्सटर्नल सर्किट को, है ना। और नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, इफ बैटरी इज चार्जिंग देन इट इज कंज्यूमिंग एनर्जी। अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो इसमें करंट एंटर कर रहा है, मतलब चार्ज एंटर कर रहा है, इट मींस बैटरी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। ओके, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी अपनी, तब उस टाइम पे अगर हम देखें तो बैटरी ने क्या किया, एनर्जी सप्लाई करी या पावर सप्लाई करी। पावर सप्लाई की वैल्यू कितनी आएगी, पावर सप्लाई की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी जो भी इसने चार्ज रिसीव किया डी क्यू बाय डी टी इंटू में ई इज द ईएमएफ, है ना। तो ये हो जाएगा ई इंटू आई, इतनी पावर जो है बैटरी अपनी सप्लाई करेगी, है ना। और जब ये चार्ज हो रही होगी तब जो बैटरी पावर कंज्यूम करने वाली है, पावर कंज्यूम जो वो करेगी, स्टिल ये भी सेम रहेगा, ई इंटू आई ही ये भी निकल के आएगा तुम्हारे पास, ईएमएफ ऑफ द बैटरी इंटू करंट जो भी बैटरी में एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, यही क्या होती है पावर सप्लाइड एंड पावर कंज्यूम्ड बाय अ बैटरी। फिर एक टर्म हमारे पास आता है कि बैटरी की एफिशिएंसी निकालो, यार पूछा जाता है बैटरी की एफिशिएंसी निकालना, है ना। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे वो समझो भाई। पहले मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इस करंट की वैल्यू क्या आएगी, इस करंट की वैल्यू आएगी टोटल ईएमएफ इन द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पावर लॉस कितना हुआ, लॉस किस में होगा, पावर लॉस होगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टर में। तो पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहें तो पावर लॉस की वैल्यू इस रेजिस्टर के थ्रू हमें करंट बताए और इसका रेजिस्टेंस बताए, तो इट मींस मैं जो फॉर्मूला यूज करूंगा पावर लॉस के लिए वो मैं यूज करूंगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, आई की वैल्यू भी रख देंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का भी होल स्क्वायर। ओके, दूसरा कि पावर सप्लाई कितनी करी थी बैटरी ने पावर कितनी सप्लाई करी थी, तो पावर सप्लाइड इज ई इंटू आई की वैल्यू रख दो तो हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। अब एक जनरल चीज बताओ, एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं आउटपुट ओवर इनपुट। कैसे डिफाइन करते हैं, आउटपुट और इनपुट। और अगर परसेंट में पूछी हुई है, एफिशिएंसी पूछी हुई है कि कोई भी बैटरी कितना परसेंट अपनी एफिशिएंट है, तो हम बोलेंगे आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100%। ठीक है, यहाँ पर पावर आउटपुट किसके अक्रॉस लिया अपन ने, आर के अक्रॉस, तो ये होगा पावर लॉस बाय पावर सप्लाई, पावर लॉस बाय पावर सप्लाई, यही अपनी ईटा की वैल्यू होगी, ईटा इज एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है। तो यहां से देखो एफिशिएंसी क्या निकल के आएगी अपनी बैटरी की, अगर हम एफिशिएंसी उसकी कैलकुलेट करें, एफिशिएंसी को अपन
रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ईटा से। तो एफिशिएंसी अपने पास निकल के आएगी कि पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पावर सप्लाई बाय द बैटरी इनटू 100%, अगर परसेंटेज में पूछा है। लेकिन अगर बिना परसेंट में ही पूछा है तो हम क्या बोल देंगे भाई, तो सिंपली पावर लॉस बाय पावर सप्लाइड। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा अपने पास, ये इसकी वैल्यू आ रही है आर ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मतलब यहां से हमें जनरल एक्सप्रेशन पता लग गया एफिशिएंसी ऑफ बैटरी का। ये क्या होता है भाई, ये होता है पावर लॉस बाय पावर सप्लाइड। एक तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है ना। और फिर जब रजिस्टर के टर्म्स में निकाला तो इसकी वैल्यू निकल के आई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर ये बैटरी कैसी है अपनी, ये है अपनी नॉन आइडियल बैटरी, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नॉन जीरो है। अगर अपने पास आइडियल बैटरी होती, फॉर आइडियल बैटरी, अगर हम आइडियल बैटरी की बात करें तो आइडियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर आइडियल बैटरी R इज इक्वल टू जीरो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। और जैसे ही R इज इक्वल टू जीरो तुम इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 100%। मतलब बैटरी जो भी पावर सप्लाई कर रही होगी वो सारी की सारी कंज्यूम कौन कर लेगा, रजिस्टर कंज्यूम कर लेगा। तो उस केस में अपना जो ईटा आएगा ये आएगा 1, और तुम ऐसे बोल सकते हो ईटा इज इक्वल टू 100% हो जाएगा अगर अपनी आइडियल बैटरी होगी तो। आज समझ में आई भाई। नेक्स्ट है अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। भाई क्या है, एक सर्किट दे रखा है ना, बैटरी है, बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमें देखना है कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन हो, सो दैट जो बैटरी ने पावर ट्रांसफर करी है, या फिर हम बोले पावर ट्रांसफर किसको करी है, कैपिटल आर को, मतलब जो कैपिटल आर ने पावर कंज्यूम करी है वो मैक्सिमम हो जाए। उसके लिए हमें देखना है रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या निकल के आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, है ना। जेई मेन वगैरह में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन तुमसे पूछ लिए जाते हैं, जेई एडवांस में भी, सेम नीट में भी। ओके, तो अगर हम देखें इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, वो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। पावर ट्रांसफर्ड और पावर कंज्यूम्ड, या फिर हम बोले पावर लॉस। पावर लॉस किस में आएगा भाई, पावर लॉस आएगा इस आर रजिस्टर में, है ना। तो ये पावर लॉस की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, है ना। अब हमें देखना है कि अपने पास फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ये है कि हम कैपिटल आर की वैल्यू को बदल सकते हैं। हमें देखना है कैपिटल आर की क्या वैल्यू हो, सो डेट पावर ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाए, है ना। तो हम बोलेंगे कि टू मैक्सिमाइज पावर लॉस इन एक्सटर्नल सर्किट, अगर एक्सटर्नल सर्किट में पावर लॉस को क्या करना है, मैक्सिमाइज। जब भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है जीरो। इट मींस भाई डिफरेंशिएशन ऑफ पावर लॉस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर हम देखें डी पी बाय डी आर, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे डिवीजन का। तो डिवीजन का क्वेश्चन रूल लगाते हैं, तो ई स्क्वायर तो डिवाइड नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। ओके, कैपिटल आर को पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और न्यूमरेटर एज इट इज, फिर बीच में माइनस का साइन, न्यूमरेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर, है ना, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर की पावर 4, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हारे पास देखो क्या निकल के आ रहा है, इधर से निकल के आ रहा है तुम्हारे पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बिकॉज ये सारे टर्म्स को, कौन कौन से टर्म्स को, आर प्लस आर की पावर 4 हो गया, ई स्क्वायर हो गया, इन सबको तुम राइट हैंड साइड पे पहुंचा के 0 बना दोगे, और न्यूमरेटर से भी एक आर प्लस आर कॉमन ले सकते। ओके, तो ओवरऑल तुम्हारे पास बचेगा आर प्लस आर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आया कि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होनी चाहिए अगर सर्किट में अपने को मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है तो। बात समझ में आ गई भी। तो किसी भी सर्किट में पावर कंज्यूम या फिर हम बोले पावर लॉस जो होगा वो मैक्सिमम होगा कब, वो मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, है ना। तो कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगी, जब जो जिस सर्किट में वो कनेक्ट है उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। यही थ्योरम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। बात समझ में आई भाई।
तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है दैट अ बैटरी विल सप्लाई मैक्सिमम पावर टू एक्सटर्नल सर्किट व्हेन इट इज इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सेम बात है जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताई, ठीक है। अब ये मैक्सिमम पावर होगी कितनी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकल के आएगी, ये होगी ई स्क्वायर कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये तो जनरल एक्सप्रेशन था। अब क्या करो भाई, कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर पुट कर दो, तो ओवरऑल ये कितनी निकल के आ जाएगी, ये अपने पास निकल के आ जाएगी स्क्वायर बाय 4r। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है हमें और हमें बोला हुआ है कि 6 ओम में कितनी हीट डिसिपेट होगी 2 सेकेंड में। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पता लग जाए 6 ओम के थ्रू तो हम बहुत ही इजीली कर जाएंगे इस प्रॉब्लम को। तो इस 6 ओम के थ्रू हमें करंट पहले फाइंड करना पड़ेगा, हम करंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमने देखा कि मानो अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है आई, मतलब बैटरी से करंट निकला आई, तो इधर भी जाएगा आई, 3 ओम में आई करंट फ्लो होगा और फिर ये करंट दो पार्ट में टूटेगा, 6 ओम में जाएगा इसका कुछ I1 पार्ट और 3 ओम में जाएगा इसका कुछ I2 पार्ट। ओके, तो हमें पता है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम आ जाएगा। वो 2 ओम इस 3 ओम के साथ किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। मतलब इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 5 ओम। ओके, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो सर्किट पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर भी पता चल गया, तो भाई हमें पता चला कि इस आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और ये 2 एम्पियर ही टूटा है I1 और I2 में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, सिंस द 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है सेम। अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब इनमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम बोलेंगे I1 रेशियो I2, ये क्या हो जाएगा 1/6 रेशियो 1/3। तो एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 1/2। तो I1 की वैल्यू मेरे पास आएगी 1 अपॉन 1 + 2 ऑफ टोटल करंट I। तो यहां से हो जाएगा ये 1/3 ऑफ I। तो कितना हो जाएगा, ये 2/3 एम्पियर हो जाएगा I1 की वैल्यू। तो हीट डिसिपेटेड इन 6 ओम रजिस्टर विल बी I1 का स्क्वायर इनटू जो भी इसका रेजिस्टेंस है इनटू टाइम t। तो I1 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 और टाइम कितना है अपने पास 2। तो ओवरऑल ये अपने पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर आने वाला है अपने पास 16/3 जूल। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दिया गया है, हमें एक सर्किट दिया हुआ है ना, और इसमें एक अननोन रेजिस्टर है x ओम का और बोला है फाइंड x सच दैट मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी। x की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट पावर ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी इज मैक्सिमम। हमें पता है पावर ट्रांसफर्ड बाय अ बैटरी इज मैक्सिमम जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो हम यहां से बोलेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो भी अपना नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जब उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी उस टाइम पे बैटरी ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करी होगी। तो देखो भाई, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा 2 ओम, है ना, 2 + 6 और x का पैरेलल, तो ये हो जाएगा R1 R2 बाय R1 + R2। ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस एंड दिस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस व्हिच इज 4। तो इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, अपने पास क्या निकल के आ रही है कंडीशन 2 + 6x × 6 + x दिस शुड बी इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा अपने पास 6x अपॉन 6 + x इज इक्वल टू 2। मतलब ये हो जाएगा अपने पास 6x इज इक्वल टू 12 + 2x। मतलब यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3 ओम। अगर x की वैल्यू 3 ओम होगी तो पावर ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी विल बी मैक्सिमम। और इस तरह के सवाल जेई मेंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, हमें बोला हुआ है एक सर्किट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का एक तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला ही दे दिया था, है ना। दूसरा क्या है, एक नॉर्मल मेथड भी है, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। बिना फॉर्मूले के लिए कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ना, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आई की वैल्यू तुम बोलोगे भाई, आई की वैल्यू हो जाएगी टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 2 + 0.5, यही तो टोटल रेजिस्टेंस है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। अब ये देखो पावर लॉस किसमें होगा, रजिस्टर में। तो रजिस्टर में पावर लॉस होगा I² × कैपिटल R। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये होगा I² की वैल्यू 16 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5। तो ये आ गया 8 वॉट, इतनी पावर अपनी लॉस होगी। पावर सप्लाई कितनी थी, पावर सप्लाइड बैटरी ने सप्लाई करी होगी
और बैटरी कितनी पावर सप्लाई करती है, दैट इज बैटरी का ईएमएफ इनटू करंट थ्रू द बैटरी। बैटरी का ईएमएफ है 10 एंड करंट थ्रू द बैटरी इज आई की वैल्यू कितनी है 4। बैटरी ने सप्लाई करी थी 40 वॉट, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इज पावर लॉस अपॉन पावर सप्लाइड, और परसेंट में बोले तो इनटू में 100% कर लेंगे इसको। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 800/40, दैट इज 20%। ये एफिशिएंसी अपने पास निकल के आ गई। बात समझ में आई भाई। अब देखो नेक्स्ट, देखो सेम सर्किट है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रखी है। मतलब इस टाइम पे जो बैटरी ने पावर सप्लाई करी होगी वो कैसी रही होगी, मैक्सिमम रही होगी, है ना। तो फिर से वही वाला काम कर रहे हैं कि करंट सर्किट में देखो भाई करंट कितना आ जाएगा। अगर मैं करंट की वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, 10/4, दैट इज 5/2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम देखें कि पावर लॉस की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, दैट इज 25/4 इंटू में 2, 50/4, तो ये आ जाएगा अपने पास 12.5 वोल्ट। पावर सप्लाइड की अगर हम बात करें, बैटरी ने पावर सप्लाई करी होगी, पावर सप्लाइड की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ ऑफ द बैटरी इनटू करंट थ्रू द बैटरी। तो ये तो सेम आ जाएगा, कितना सेम तो नहीं आएगा, अलग आएगा, 10 इंटू 5/2, दैट इज 25 वॉट। तो इस केस में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, परसेंटेज में निकालें तो पावर लॉस डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड इनटू में 100%। तो ये अपने पास कितनी निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है भाई 50%। मतलब जब बैटरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगी ना तो उसकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी भाई 50%। और जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं कर रही थी तो एफिशिएंसी कितनी थी 20%। अभी हमें देखना है कि मान लो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ी रखी। कैसे समझो, पहले केस में क्या करा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अपने पास एफिशिएंसी 20% के आसपास निकल के आ रही है। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो एफिशिएंसी 50% के आसपास निकल के आ रही है। एंड व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमें फिर से सेम काम करना है कि देखना है एफिशिएंसी वगैरह कितनी होगी इस केस में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें भाई यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या बोलोगे, करंट की वैल्यू तुम बोलोगे 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2, दैट इज 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम पावर लॉस की यहाँ बात करें, पावर लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर इंटू 8, दैट इज 8 वॉट। पावर सप्लाइड कितनी थी अपने पास, पावर तो बैटरी सप्लाई करेगी, तो पावर सप्लाइड की वैल्यू होगी ई इंटू आई। तो ईएमएफ है अपना 10, करंट है 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 वॉट। अच्छा, एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो पावर लॉस डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड इनटू 100%। मतलब इस केस में जो अपना ईटा निकल के आया, ईटा कितना निकल के आ रहा है 80% निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हुई और बढ़ गई, एफिशिएंसी की वैल्यू और बढ़ गई, है ना। तो यहां से हमने क्या सोचा, हमने सोचा क्यों ना एक ग्राफ बनाया जाए जहां पे हम पावर वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और एफिशिएंसी वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो हमें पता है कि भाई पावर वर्सेस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाए उस टाइम पे पावर ट्रांसफर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, या पावर लॉस क्या होता है उस टाइम पे, मैक्सिमम होता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरह से अपने पास निकल के आएगा। ठीक है, दिस ग्राफ इज बिटवीन पावर लॉस वर्सेस रेजिस्टेंस, या फिर पावर ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी वर्सेस रेजिस्टेंस। और फिर होता है ईटा वर्सेस रेजिस्टेंस। ईटा वर्सेस रेजिस्टेंस मींस एफिशिएंसी वर्सेस रेजिस्टेंस। तो देखो भाई हमने एक चीज नोटिस करी थी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है उस टाइम पे एफिशिएंसी अपनी 50% निकल के आई थी या नहीं निकल के आई थी भाई, यही वाला केस था ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है तो एफिशिएंसी 50% आ रही थी। फिर हमने देखा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ाई हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो एफिशिएंसी अपनी और ज्यादा बढ़ गई, है ना। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपना कम होता था इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो एफिशिएंसी क्या होती थी, काफी कम होती थी। मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे एफिशिएंसी तुम्हारी बढ़ती रहेगी बैटरी की, और ये एफिशिएंसी 50% होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इनके बीच में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आता है अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो ग्राफ भी बना लिए प्रॉब्लम की हेल्प से, और ये ग्राफ तुमसे एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं, जेई नीट जैसे एग्जाम से। आज समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग क्या है कि जनरली जब भी अपन कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं तो उसमें कुछ चीजें लिखी हुई होती है। जैसे अपन ने ये बल्ब खरीदा, इस पे लिखा हुआ था इनपुट इज 110 वोल्ट टू 220 वोल्ट,
करंट लिखा हुआ था 2 से 3 एम्पियर और पावर दे रखी थी 100 वॉट। तो यही सारी रीडिंग्स को अपन बोलते हैं पावर रेटिंग्स। क्या बोलते हैं? पावर रेटिंग। तो जैसे अपन ने एक बल्ब खरीदा, अब थोड़ा समझते हैं पावर रेटिंग है क्या। तो जैसे मान लो अगर तुम कोई बल्ब खरीद के लाते हो, उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई पर कनेक्ट करोगे तो ये बल्ब 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्या बोला मैंने? कि अगर इस बल्ब को हम 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकेंड, या फिर 100 वॉट कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रही है? वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, है ना। नेक्स्ट है अपने पास रेटिंग ऑफ बल्ब। जैसे रेटिंग ऑफ बल्ब मतलब पावर रेटिंग ऑफ बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ। इस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ था पी वॉट का है और ये वी वोल्ट एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये हमें बताना चाहता है, ये जो डेटा दिया जाता है ये रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब के लिए दिया जाता है। जैसे तुम्हें पता है पावर की वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से मैं निकाल लूंगा कि रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब जो मेरे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा वी स्क्वायर बाय पी। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या निकल के आएगा? वी स्क्वायर बाय पी। तो हमेशा हम पावर रेटिंग की हेल्प से बल्ब का रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करने की कोशिश करेंगे या डिवाइस का रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस चेंज कभी नहीं होगा बल्ब का। चाहे तुम बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज बदल दो, पावर बदल दो, बट ये रेजिस्टेंस तो कभी नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही चीजें अपन ने यहाँ पर नोट कर ली है ना। यही चीजें मैंने यहाँ पे नोट कर दी है तुम लोगों की हेल्प के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दे रखे। पॉइंट क्या दे रखे? दैट व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेटेड पावर। मतलब देखो भाई, दो तरह के वोल्टेज हो सकते हैं। जैसे इस बल्ब पे लिखा हुआ था 220 वोल्ट, तो इट इज रेटेड वोल्टेज, है ना। लगा तो मैं इसके अक्रॉस 110 वोल्ट भी सकता हूँ, 90 वोल्ट भी रख सकता हूँ और 400 वोल्ट भी लगा सकता हूँ। ओके, तो बोला है जब वी सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर होगा तब जो भी अपना डिवाइस है वो पी वॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। मतलब जैसे अगर इसी वाले बल्ब का केस लूँ ना मैं, जब मैं इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करूंगा तो उस टाइम पे जो ये पावर कंज्यूम करेगा वो वही पावर होगी जो इसके ऊपर लिखी हुई है। बात समझ में आ गई? और सेफ वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज हमेशा रेटेड वोल्टेज से कम रखते हैं। मतलब जैसे इस बल्ब पे लिखा हुआ था 220 वोल्ट, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं इसको 0 से 220 वोल्ट के बीच में काम ले रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने 300 वोल्ट लगा दिया, वैसे ही ये बल्ब फ्यूज हो जाने वाला है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ही सिर्फ 220 वोल्ट तक का वोल्टेज को झेलने की है। ठीक है, ये सिर्फ 220 वोल्ट तक के वोल्टेज को ही झेल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर एक्चुअल पावर लॉस हम देखें जब सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम है, मतलब जैसे ये बल्ब रेटेड था इस पे 220 वोल्ट और मैंने इस पे लगाई मान लो 50 वोल्ट की पावर सप्लाई से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 50 वोल्ट की बैटरी से, तो मुझे ये देखना है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। क्योंकि 100 वॉट तो ये तब कंज्यूम करता है जब हम इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसको 50 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये 100 वोल्ट से कुछ कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। वही अपने को पावर लॉस देखना है कि उस टाइम पे पावर लॉस कितना आएगा। तो देखो भाई, उस टाइम पे जो पावर लॉस आएगा, तो उस टाइम पे जो एक्चुअल पावर लॉस होगा वो क्या होगा? वो एक चीज कभी चेंज नहीं होती, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कभी चेंज नहीं होती। तो उस टाइम पे जो लॉस आएगा ना, वो तुम बोलोगे वी सप्लाई का स्क्वायर, जो भी तुमने सप्लाई वोल्टेज लगाया है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। यही तो भाई नॉर्मल तरीका क्या है अपना, किसी की भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पावर फाइंड करने का, वी स्क्वायर बाय आर। तो वही वी स्क्वायर बाय आर मैंने यहाँ पे लगाया है। और जो भी पावर कंज्यूम करता है बल्ब, वही उसकी ब्राइटनेस भी डिसाइड करता है। जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा बल्ब, उतना ही ब्राइट वो बल्ब होगा। और ये तुमने देखा भी होगा ना, नॉर्मल घरों में 10 वॉट का बल्ब है तो वो उसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा नहीं होती। अगर 15 वॉट का बल्ब लेके आओगे उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और 50 वॉट का ले आओगे तो उसकी तो बहुत ही ज्यादा होगी। वो जो बड़ी बड़ी लाइट होती है ना, तो वो 50 वॉट 100 वॉट इस तरह से होती है। बात समझ में आ गई भाई? तो इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा अगर सप्लाई वोल्टेज कम है रेटेड वोल्टेज से। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हमें जेई 2003 में पूछा गया है, मतलब पुराना जेई एडवांस, और अब ये जेई मेंस वगैरह में पूछा जाता है। हमें क्या दे रखा है? वी हैव गिवन 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम वैल्यू एंड दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एज शोन इन द फिगर। वी हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कंजम्पशन, ठीक है, या पावर डिसिपेशन। तो यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, सर्किट्स को हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर डिसिपेशन। एक चीज तुम्हें सेम नजर आ रही होगी कि भाई यहाँ पे दे रखा है कि हर एक सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। हर एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि जो पावर कंज्यूम होगा वो क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट होगा। मतलब जो पावर कंज्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इक्वलेंट। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अपन आर इक्वलेंट लिखेंगे।
तो पहले वाले सर्किट का आर इक्विवेलेंट तीनों रेजिस्टर सीरीज में, तो ये हो जाएगा 3R। और थर्ड वाले का आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये कितना होगा, तीनों पैरेलल में, तो ये हो जाएगा R/3। सेकंड वाले में देखें यहाँ पे 2R इन पैरेलल विद R, तो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 2R/3 और इसका आर इक्विवेलेंट आएगा R/2 प्लस R, दैट इज 3R/2। तो देखो भाई यहां से हमें क्या नजर आया, यहां से हमें नजर आया कि सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, सबसे कम रेजिस्टेंस है थर्ड वाले का, फिर किसका रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस है सेकंड वाले का, देन फिर रेजिस्टेंस है फोर्थ वाले का, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाले का। तो जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा वो पावर कंज्यूम कर रहा है, इट मीन सबसे कम पावर कंज्यूम करी होगी थर्ड वाले ने, देन सेकंड, देन फोर्थ, और सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करी होगी फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन में। तो कौन सा वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2-3 मिनट में इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे प्रॉब्लम, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे हमें 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और हमसे बोला हुआ है अरेंज द रेजिस्टेंसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लॉस। R1, R2, R3, R4 एंड R5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लॉस में अपने को अरेंज करना है। ओके, तो इट मींस सबके अक्रॉस पहले तुम्हें पावर देखनी पड़ेगी, सबके अक्रॉस क्या देखनी पड़ेगी, पावर देखनी पड़ेगी। तो तुम्हें नजर आ रहा है R1 R2 किस में है, पैरेलल में, R3 R4 और R5 भी पैरेलल में। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम। सिमिलरली इन तीनों का जब तुम इक्विवेलेंट निकालोगे, पैरेलल इक्विवेलेंट, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएगी 0.5 ओम। मतलब इस पूरे के अक्रॉस लेट से अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, मतलब तुम इस सर्किट को क्या ऐसे बना सकते हो भाई कि मतलब एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, ये रजिस्टर कितना है 2 ओम का, और ये वाला रजिस्टर कितना है अपने पास 0.5 ओम का, और इस सर्किट में EMF कनेक्टेड है, बैटरी का EMF कितना है E, इसके अक्रॉस अपना जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V2। तो V1 V2 की वैल्यू फटाफट से बता दो कितनी हो जाएगी। तुम बोलोगे सर इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होगा E डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 को लिख सकता हूँ मैं 5/2, तो हो जाएगा 2E/5। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू आई, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4E/5। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू होगी 0.5 इंटू आई, तो V2 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई, E/5। यही चीज अपने काम की थी। अब देखो हमें रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता ही है। तो हम पावर लॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पावर लॉस इज V²/R। बात समझ में आई भाई। तो यहां से अपने पास पावर लॉस इन रजिस्टर 1, P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 की वैल्यू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय इसका रेजिस्टेंस V1² ठीक है। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय इट्स रेजिस्टेंस दैट इज R2, और P3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V2² अपॉन R3। सेम वे P4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2² अपॉन में R4। एंड इन द सेम वे P5 की वैल्यू तुम क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू बोलोगे तुम V2² अपॉन R5, है ना। वैल्यूज पुट करो, V1 का स्क्वायर मतलब 16/25 E² डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16E²/25 इंटू 3, तो ये आया 16E²/75। P2 कितना आ जाएगा, 16E²/25 इंटू 6, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8E²/75। P3 की वैल्यू ये हो जाएगी अपने पास E²/25 इंटू 1.5, 1.5 को 3/2 लिखोगे तो ये आ जाएगा 2E²/75। R4 है अपना 3 ओम, तो ये हो जाएगा E²/25 इंटू 3, तो ये कितना आ गया E²/75। P5 की वैल्यू हो जाएगी E²/25 इंटू 1, तो इसको ऐसे लिख लो 3E²/75। तो यहां से देखो भाई क्या नजर आया तुम्हें, सबसे ज्यादा पावर किस में कंज्यूम हो रही है, सबसे पावर ज्यादा कंज्यूम हो रही है P1 में, देन फिर कंज्यूम हुई है P2 में, देन फिर कंज्यूम हुई है किस में, देन फिर कंज्यूम हुई है अपने पास P5 में, है ना। फिर कंज्यूम किस में हुई है, P3 में, फिर P4 में। तो मतलब सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी रेजिस्टेंस R1 में, देन R2 में, देन R5 में, देन R3 में, देन R4 में। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बात समझ में आ गई भाई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि इंडिया में एक बल्ब था, उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ था 220 वोल्ट 100 वॉट। फिर उस बल्ब को हम यूएस से लेके चले गए, है ना, और वहां पर सप्लाई वोल्टेज जो था वो कितना था, 110 वोल्ट था। तो बोला हुआ है क्या ये बल्ब यूएसए में ग्लो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है भाई, इंडिया से यूएसए ले जाते वक्त रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला बल्ब का एक बार जो रेजिस्टेंस बनाते वक्त हो गया सो हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा ना। तो मैं बोल सकता हूं इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय पी, पी इज 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 484 वॉट, है ना। इतना बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, 484 ओम होगा, वॉट नहीं। अब देखो, अब हम इसको यूएस से लेके गए, वहां पे सप्लाई वोल्टेज कितना था, 110 वोल्ट। तो वहां पे ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, वहां पे ये पावर कंज्यूम करेगा 110 का स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो कितना हो जाएगा ये 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484। तो इसको सॉल्व करोगे ये तुम्हारे पास आ जाएगा 25 वॉट। क्या बल्ब वहां पर ग्लो करेगा या नहीं करेगा। भाई बल्ब के पास कैपेसिटी है कि वो 0 से 100 वॉट तक ग्लो करेगा। अगर उसके अक्रॉस पावर कितनी है, 0 से 100 वॉट, तो वो ग्लो करेगा। तो भाई ग्लो तो ये वहां पे करने वाला है, बट ये ग्लो करेगा लेस ब्राइटनेस के साथ, क्योंकि इंडिया में ये 100 वॉट के साथ जलता था, लेकिन अब ये 25 वॉट की पावर के साथ जल रहा है। इट मींस वहां पर ग्लो तो किया बट लेस ब्राइटनेस के साथ वो ग्लो करेगा। सो इट विल ग्लो विद लेस ब्राइटनेस, इट विल ग्लो विद लेस ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस हो कितनी जाएगी, ब्राइटनेस इसकी हो जाएगी 1/4, क्योंकि पावर कंज्यूम भी कितना हो गई है, 1/4 हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, अपने पास 3 बल्ब थे, B1 B2 और B3। बोला है अगर इन तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो कौन मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा, और इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करें तो कौन सा वाला बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। तो देखो ये गिवन डेटा जो भी हमें दे रखा होता है पावर रेटिंग, इस पावर रेटिंग से अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर हम बल्ब 1 का देखें, बल्ब 1 का रेजिस्टेंस आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन में 100। मैं इसको लेट से बोल रहा हूं आर। तो R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू होगी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। तो ये हो गया कितना, ये हो गया भाई 2R होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 220 स्क्वायर अपॉन 100 को हम R बोल रहे हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम ये R2 बन जाएगा। ठीक है, R3 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, है ना। तो ये तुम्हारे पास कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा 4R। R के टर्म्स में देखें तो ये इनके रजिस्टर्स है। अब हम इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में। भाई सीरीज में हम जानते हैं कि सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स लगे होंगे उन सब के थ्रू करंट जो होगा वो सेम फ्लो करेगा। अगर करंट सेम फ्लो हो रहा है तो मैं बोलूंगा पावर का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा I स्क्वायर R। सबके थ्रू करंट सेम है, इट मींस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और वी कैन से ब्राइटनेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेजिस्टेंस की वैल्यू के। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है B3 का, मतलब B3 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, देन B2 की होगी ब्राइटनेस, देन होगी फिर B1 की ब्राइटनेस। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर लिख लिया ब्राइटनेस का कि B3 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, देन ब्राइटनेस है किसकी, B2 की, देन किसकी ब्राइटनेस है, B1 की। इस चीज का ऑर्डर लिखा है अपन ने, ये ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखा है। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज है नोट करने वाली, वो चीज ये है कि भाई तीनों बल्ब के लिए क्या सेम था। अगर तीनों बल्ब की वोल्टेज रेटिंग सेम है तो तुम देखोगे जो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पावर रेटिंग के, क्योंकि सबसे कम पावर रेटिंग थी B3 की और इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा पावर रेटिंग थी B1 की और इसकी ब्राइटनेस क्या है, सबसे कम है। तो तुम देखोगे अगर बल्ब दे रखे हैं हमें और उनको सेम सप्लाई से अपन ने कनेक्ट कर रखा है, तो जो ब्राइटनेस की प्रोपोर्शनलिटी जाएगी, भाई ब्राइटनेस की प्रोपोर्शनलिटी जाएगी किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पावर रेटिंग के। बात समझ में आ गई भाई। तो ये नोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है अपने पास। ओके, दूसरा क्या है, अपन ने इनको किस में कनेक्ट किया, अब हमने इन बल्ब्स को कनेक्ट किया है पैरेलल में। पैरेलल में हर एक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर बाय आर। इट मीन्स यहाँ से पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्राइटनेस की वैल्यू है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब अगर हम ब्राइटनेस का ऑर्डर देखना चाहें, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी क्या, सबसे कम।
मतलब सबसे कम ब्राइटनेस B3 की होगी, देन B2 की, देन B1 की सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो ब्राइटनेस कैसे पता लगी हमें? ब्राइटनेस पता लगी कि जिसका रेजिस्टेंस होगा सबसे कम उसकी ब्राइटनेस क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो ब्राइटनेस का ऑर्डर पता लगा, B1 वाला बल्ब सबसे ब्राइट होगा, देन B2 वाला बल्ब, और सबसे डल ग्लो करेगा कौन सा? B3 वाला बल्ब। तो हमें नजर आया कि भाई बल्ब्स को जब अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है सेम सप्लाई के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं जो ब्राइटनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर रेटिंग के। भाई यही तो हुआ, सबसे ज्यादा पावर रेटिंग किसकी थी? B1 की, दैट इज 100 वॉट। तो पैरेलल में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस से यही ग्लो हुआ, देन B2, देन B3। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें दो बल्ब दे रखे हैं, बोला है दोनों बल्ब को हमने कनेक्ट किया सीरीज में 440 वोल्ट की सप्लाई के साथ, तो कौन सा वाला बल्ब पहले फ्यूज कर जाएगा या कौन सा वाला बल्ब पहले फूट जाएगा, ये अपने को देखना है। तो जब भी हमें ये दे रखी हो, इसकी रेटिंग्स दे रखी हो, तो हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि इनका रेजिस्टेंस लिख लिया जाए। तो रेजिस्टेंस बल्ब वन का कितना होगा? V² बाई P, दैट इज 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय 100। रेजिस्टेंस बल्ब 2 का कितना होगा भाई? ये होगा 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय 50। मतलब बल्ब 1 के रेजिस्टेंस को अगर मैं R बोल रहा हूं तो बल्ब 2 का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास? 2R हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इट्स लाइक कि अपने पास दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक रेजिस्टेंस है R और दूसरा रेजिस्टेंस कितना है अपना? 2R। अब हमें देखना है कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा। भाई बल्ब फ्यूज होगा क्योंकि मैक्सिमम किसी भी बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 220 वोल्ट हो सकता है। जिस भी बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 220 वोल्ट से ज्यादा हुआ वही वाला बल्ब अपना फूट जाएगा। तो हमें देखना है, मान लेते हैं बल्ब 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज V1, और बल्ब 2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज V2। एक बात हमें पता है कि सिंस बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर बल्ब सीरीज में कनेक्ट है, तो हम बोलेंगे दोनों के थ्रू करंट सेम है, इट मींस पोटेंशियल ड्रॉप इनमें जो होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप V1 रेशियो V2, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा R रेशियो 2R। तो ये ओवरऑल अपने पास कितना मिल जाएगा? 1 रेशियो 2। तो V1 की वैल्यू मेरे पास मिलेगी 1/1 + 2 ऑफ 440। तो ये कितना निकल के आएगा अपने पास? 440/3 वोल्ट। तो मतलब ये अप्रोक्स तुम्हारे पास आ जाएगा 146.67 वोल्ट। V2 की वैल्यू अगर मैं देखूं, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 की वैल्यू हो जाएगी 440 माइनस V1। 440 माइनस V1 करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 293.33 वोल्ट, इतना आ जाएगा। भाई किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 220 से ज्यादा हुआ? V2, मतलब बल्ब 2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो निकल के आ रहा है वो 220 वोल्ट से ज्यादा निकल के आ रहा है। तो कौन सा वाला बल्ब अपना फूट जाएगा या कौन सा बल्ब अपना फ्यूज हो जाएगा? इट मींस 2 वाला बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे बल्ब 2 फूट जाएगा, बल्ब 2 विल फ्यूज। आज समझ में आ गई भाई? हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हमें बोला है अरेंज द बल्ब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, मतलब या फिर ऐसे बोले कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड इन द बल्ब्स। ठीक है, तो सारे बल्ब आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो अब इन बल्ब को तुम एज अ रेजिस्टेंस की फॉर्म में देखो, जहां जहां पे तुम्हें बल्ब नजर आ रहे हैं ना वहां वहां पर किससे रिप्लेस कर दो? रेजिस्टेंसेस से तुम रिप्लेस कर दो, तो अपना सेम ही सर्किट रहेगा। ठीक है, आइडेंटिकल बल्ब बोल दिए मतलब हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है अपने पास। ओके, तो हमें देखना है कि ये पावर कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा, कौन कंज्यूम कम करेगा, या सेम ही पावर कंज्यूम कर रहे होंगे। तो ये वाला बल्ब था अपना B1, इसका रेजिस्टेंस है R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी R और इसका भी R। नेमिंग कर लेते हैं, ये वाला बल्ब था 1, ये था बल्ब 2, ये था बल्ब 3 और ये वाला कौन सा था? ये था बल्ब 4। ओके, अब देखो भाई, अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मान लो कि इसमें सर्किट में कुछ ना कुछ करंट वगैरह फ्लो होगा, बिल्कुल होगा। भाई बैटरी से मैंने मान लिया कि I करंट निकला था, बैटरी से I करंट निकला, इधर भी I करंट पहुंचा, इधर भी फिर I करंट पहुंचा। अब I करंट को दो पाथ दिखी यहाँ पर, लेकिन दोनों पाथ ही इक्विवेलेंट थी, मतलब इक्वल थी। तो दोनों में ही करंट क्या होगा? आधा आधा टूट जाएगा। करंट बोलेगा आधा ऊपर जाऊंगा I/2, आधा नीचे जाऊंगा I/2। अब तुम्हें हर एक बल्ब के थ्रू करंट कितना पास कर रहा है ये पता है, इट मीन्स अब तुम पावर लिख सकते हो। पावर का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर इज इक्वल टू I² R अपन यूज करेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी I² इंटू R। पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 2, दिस इज I² इंटू R। पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 3, तो ये हो जाएगा I/2 का स्क्वायर, तो I² R/4।
पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 4, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर बाय 4। तो ऑर्डर अपने पास क्या आया, ब्राइटनेस का या पावर कंज्यूम का। तो ब्राइटनेस बोलो या पावर कंज्यूम बोलो सेम ही बात है। तो ऑर्डर हमें मिल रहा है कि P1 है उतना ही P2 है, मतलब जितनी ब्राइटनेस बल्ब 1 की है उतनी ही ब्राइटनेस बल्ब 2 की है, और दोनों की ही ब्राइटनेस ज्यादा है P3 और P4 की ब्राइटनेस से। मतलब ब्राइटनेस का अगर मैं लिखूं, ब्राइटनेस के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा कि जितनी बल्ब 1 की ब्राइटनेस है उतनी ही ब्राइटनेस बल्ब 2 की है, और दोनों की ही ब्राइटनेस ज़्यादा है बल्ब 3 की ब्राइटनेस से और बल्ब 4 की ब्राइटनेस से। बल्ब 1 और बल्ब 2 की ब्राइटनेस सेम, बल्ब 3 और बल्ब 4 की ब्राइटनेस सेम, और बल्ब 1 और 2 की ब्राइटनेस ज़्यादा है बल्ब 3 और बल्ब 4 की ब्राइटनेस से। हो गया क्वेश्चन फिनिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिर से सेम क्वेश्चन है। हमें बोला गया है अरेंज द बल्ब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, और सारे ही बल्ब क्या है, आइडेंटिकल है। तो अपना पहला काम क्या होगा कि सिंस ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल सो वी विल रिप्लेस ईच बल्ब विद रेजिस्टेंस आर, है ना। जहां जहां पे बल्ब दिख रहा है वहां वहां पे रेजिस्टेंस आर लगा दो। तो रेजिस्टेंस आर लगा दोगे तो सर्किट कुछ इस तरह से तुम्हें नजर आने लगेगा। अब इसमें क्या है, फिर से बोलोगे कि बैटरी से हम मान लेते हैं आई करंट निकला था, आई करंट इस B1 वाले बल्ब में पहुंचा होगा, फिर इधर भी क्या हो गया होगा, आई करंट गया होगा। लेकिन इस बार करंट डिवाइड हुआ होगा किसमें, I1 में, और इस वाली ब्रांच में गया होगा करंट I2। अपने को देखना है कि ये I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। भाई I1 I2 की वैल्यू में तुम एक चीज नोटिस करोगे क्या, एक चीज तुम नोटिस करोगे कि I1 और I2 इट्स लाइक कि एक रेजिस्टेंस है 2R, इसके थ्रू करंट कितना है I1, एक रेजिस्टेंस है R, इसके थ्रू करंट कितना है I2। और ये दोनों ही रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो यहाँ पे तुम बोलोगे सिंस ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय आर। पैरेलल में कनेक्ट है तो दोनों के थ्रू V सेम है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जाने वाला है अपना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे I1 रेशियो I2 इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 दैट इज 1 बाय 2R रेशियो 1 बाय R। तो ये आ जाएगा 1 रेशियो 2 ओवरऑल अपने पास। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ऑफ टोटल करंट I। I1 हो गया I बाय 3, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी I माइनस I बाय 3 दैट इज 2I बाय 3। तो I1 I2 भी पता चल गया। तो P1 अगर बल्ब 1 की हम देखें कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, दैट इज आई स्क्वायर आर। बल्ब 2 के बारे में देखें तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, बल्ब 2 और बल्ब 3 सेम ही पावर कंज्यूम करेंगे, दैट इज I1 स्क्वायर इंटू आर। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर आर अपॉन 9। और अगर हम देखें बल्ब 4 के बारे में तो वो कंज्यूम कर रहा है I2 स्क्वायर इंटू आर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4I स्क्वायर बाय 9। तो यहाँ से हमें देखने को मिला ब्राइटनेस के टर्म में अगर हम देखें, ब्राइटनेस का रेशियो वही रहेगा या ब्राइटनेस का ऑर्डर वही रहेगा जो पावर का ब्राइटनेस ऑर्डर है। तो पावर का अगर हम देखें सबसे ज्यादा पावर किसने कंज्यूम करी है, सबसे ज्यादा पावर बल्ब 1 ने कंज्यूम करी है, मतलब बल्ब 1 सबसे ज्यादा ब्राइट होगा। देन फिर किसने कंज्यूम करी है, बल्ब 4 ने, तो बल्ब 4 की ब्राइटनेस होगी। देन बल्ब 2 और बल्ब 3 दोनों की ही इक्वल ब्राइटनेस है। बात समझ में आई। तो ब्राइटनेस का ऑर्डर अपन ने इस तरह से बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 7-8 बल्ब दे रखे अपने को और हमें बोला हुआ है अरेंज दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। सेम वही वाला काम करना है जैसे ऊपर करते हुए आ रहे हैं। तो पहला स्टेप अपना यही रहेगा कि सिंस ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, सो सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे इनको इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, मतलब सेम रेजिस्टेंस आर से हम इनको रिप्लेस करेंगे। तो तुम्हें सर्किट कुछ इस तरह से नजर आएगा जैसे कि मैंने सेकंड डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुम मानोगे कि बैटरी से करंट निकला आई, बैटरी से करंट कितना निकला आई, तो आई करंट ही इधर जाएगा। ठीक है, फिर इधर भी कितना जाएगा आई करंट, और इस हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस, हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है भाई, स्मॉल आर है हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है, स्मॉल आर से अपन ने बना लिया है। ओके, तो यहाँ पर आई करंट गया। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, करंट को इक्वल पाथ दिखी तो करंट आधा आधा टूट जाएगा यहाँ पर, तो आई बाय टू टूट जाएगा। फिर दोनों मिलेंगे, यहाँ पर आई करंट मिलेगा। अब करंट को क्या नजर आएगा, करंट को दो रेजिस्टेंस नजर आएंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस नजर आया जिसको वो देखेगा एज 2R की तरह, और नीचे वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसको वो देखेगा 3R की तरह। ठीक है, अब फिर करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा तो मैं इस बार शॉर्टकट लगा रहा हूँ सीधा। शॉर्टकट लगाने के लिए क्या देखो भाई, सामने वाला रेजिस्टेंस देख लो, P4 B5 के थ्रू करंट के लिए सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज 3R डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दो 3R प्लस 2R ऑफ टोटल करंट I। तो कितना आ जाएगा ये 3/5I। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाली ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारे पास, इधर से करंट फ्लो हो रहा है 3/5I, और यहां से कितना करंट फ्लो हो जाएगा, फिर यहां से करंट फ्लो हो जाएगा 2/5 इंटू आई।
अब हर एक बल्ब के अक्रॉस तुम पार लिख सकते हो। तो अगर मैं बल्ब 1 में देखूं, बल्ब 1 में जो पार होगी दैट इज आई स्क्वायर आर, और बल्ब 2 में जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतना ही बल्ब 3 कंज्यूम करेगा, और इसकी वैल्यू आएगी आई स्क्वायर आर अपॉन 4। सिमिलरली बल्ब 4 जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतनी ही बल्ब 5 करेगा, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 9 आई स्क्वायर आर अपॉन 25। इन द सेम वे बल्ब 6 जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतनी ही बल्ब 7 करेगा, उतनी ही बल्ब 8 करेगा, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4 आई स्क्वायर आर अपॉन 25। तो मतलब सबसे ज्यादा बल्ब कौन से बल्ब ने पावर कंज्यूम करी? फर्स्ट वाले ने। देन फिर किसने कंज्यूम करी? देन फिर P4 और P5 ने करी, दोनों की ही इक्वल थी, है ना। देन फिर किसने कंज्यूम करी? देन फिर P2 और P3 ने कंज्यूम करी। उसके बाद फिर कंज्यूम करी बल्ब 6, बल्ब 7 और बल्ब 8। अगर हम इनका ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखना चाहें तो बल्ब 1 का ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, देन बल्ब 4 और बल्ब 5 की ब्राइटनेस सेम है, उसके बाद ब्राइटनेस निकल के आएगी बल्ब 2 और बल्ब 3 की, देन सबसे कम ब्राइटनेस होगी बल्ब 6, बल्ब 7 और बल्ब 8 की। तो इस तरह से ये टफ प्रॉब्लम में काउंट होता है, बट ये प्रॉब्लम भी अपन ने बहुत ही इजी वे में कर लिया। तो हमें क्या करना होता है कि हर एक बल्ब के थ्रू करंट देखना होता है, देन आई स्क्वायर आर से हम कंपेयर कर लेते हैं कि किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी और किसकी ब्राइटनेस कम होगी। आज समझ में आई भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे हमें दिया हुआ है अरेंज द बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। सेम वही काम करना है जैसे अपन प्रीवियस प्रॉब्लम से करते हुए आ रहे हैं। तो पहला स्टेप अपना यही होगा कि हम हर एक बल्ब को रेजिस्टेंस आर से रिप्लेस कर देंगे। तो अपने को इस तरह से कुछ सर्किट नजर आएगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि बैटरी से करंट निकला आई। तो बैटरी से आई करंट निकला। अब करंट को डिवाइड होने के लिए दो पाथ दिखाई दिए। तो उसने देखा कि मेरे पास यहाँ से मान लो आई करंट जा रहा था, तो उसे दो रजिस्टर दिखाई दिए। एक तो ये रजिस्टर दिखाई देगा, इसकी जगह एक ही रजिस्टर दिखाई देगा, दैट इज 2R। और ऊपर इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा 3R/2। तो इस तरह से उसको दो रेजिस्टेंस दिखाई दिए। मतलब हमें यहाँ पर ऐसा नजर आएगा कि इधर से आई करंट गया, उसको दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होना है। एक ऊपर रेजिस्टेंस है, एक है रेजिस्टेंस नीचे। नीचे वाला रेजिस्टेंस है वो है 2R, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है 3R/2। ठीक है, तो इसमें कितना करंट जाएगा? इसमें करंट लेट्स से आई डैश बोल रहा हूँ, शॉर्टकट लगाएंगे। आई डैश के लिए हम सामने वाला रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे दोनों रेजिस्टेंस का सम ऑफ टोटल करंट आई। तो ये अपने पास कितना निकल के आएगा? ये अपने पास निकल के आ जाएगा 4I/7। तो इसमें फ्लो हो रहा है 4I/7, आई माइनस 4I/7 वो इसमें फ्लो हो जाएगा। आई माइनस 4I/7 आ जाएगा 3I/7, तो 3I/7 नीचे फ्लो होगा। तो मार्क कर लेते हैं कि भाई ऊपर करंट फ्लो हुआ 4I/7, और नीचे वाले हर एक रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 3I/7। B3 में भी कितना फ्लो होगा? 3I/7। फिर ये 4I/7 आगे बढ़ा, इसने दो बल्ब देखे, दोनों का ही रेजिस्टेंस इक्वल था, तो ये बोलेगा मैं आधा आधा ब्रेक हो जाता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा वो 2I/7, और यहाँ भी कितना हो जाएगा वो 2I/7। तो अब देखो पार के लिए हम हर एक बल्ब में क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। आर हर एक रेजिस्टेंस में सेम है, मतलब पार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें पावर कंज्यूम भी ज्यादा होगी, है ना। और सबसे ज्यादा करंट किसके थ्रू पास किया है? सबसे ज्यादा करंट पास किया है बल्ब 1 के थ्रू, मतलब पावर कंज्यूम्ड इन बल्ब 1 इज मैक्सिमम। देन फिर कितना फ्लो किया है? फिर किया है 4I/7। 4I/7 किस में फ्लो किया है? बल्ब 4 में। फिर किया है 3I/7। 3I/7 फ्लो किया है बल्ब 2 और बल्ब 3 में, और जो बचा लास्ट वो किसका है? B6 और B7 में, है ना। तो ये ऑर्डर अपने पास निकल के आ रहा है। अगर मैं ब्राइटनेस का ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैं ब्राइटनेस का ऑर्डर क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा B1, देन फिर वैल्यू आएगी B4 की, देन वैल्यू इक्वेट हो जाएगी B2 और B3 की, देन अपने पास वैल्यू निकल के आएगी B6 और B7 की। बात समझ में आई? तो ये अपना ब्राइटनेस का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि यही सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम जेई एडवांस 2014 में भी पूछा गया है। तो पहले अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन अपन फिर जेई एडवांस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है सपोज वी हैव टू हीटिंग कॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल। किसी भी इलेक्ट्रिक केटल में दो हीटिंग कॉइल है। इफ वी स्टार्ट द फर्स्ट वन इट टेक्स 15 मिनट्स टू बॉइल अ कप ऑफ वाटर। अगर हम सिर्फ फर्स्ट वन को स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही कॉइल को स्टार्ट किया, तो वो 15 मिनट लेता है एक कप पानी को बॉईल करने में।
एंड इफ वी टर्न द सेकेंड वन देन इट टेक्स 30 मिनट टू बॉईल द सेम कप ऑफ वाटर। अगर हम सेकेंड वाली कॉइल से काम करते हैं तो पानी 30 मिनट में बॉईल हो पा रहा है। बोला है अगर दोनों कॉइल को तुमने सीरीज में कनेक्ट किया तो पानी कितने टाइम में बॉईल होगा, और दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया तो पानी कितने टाइम में बॉईल होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ओके, तो इस केस में एक चीज तो हम बोल ही सकते हैं कि लेट्स से वाटर को बॉईल होने के लिए चाहिए एच हीट। वाटर को बॉईल होने के लिए कितनी हीट चाहिए, एच हीट चाहिए, वही हमने लिख लिया यहाँ पे, लेट द हीट रिक्वायर्ड टू बॉईल कप ऑफ वाटर बी एच। तो पहले हमने क्या किया, जब फर्स्ट वाली कॉइल ही ऑन करके रखी हुई थी और वी वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्ट थी, तो जो हीट रिक्वायर्ड थी उस टाइम पे हीट रिक्वायर्ड थी वी स्क्वायर बाय आर वन, और टाइम कितना लगा था, 15 मिनट लगा था। दिस इज इक्वेशन 1। फिर सेकेंड केस में क्या हुआ भाई, सेकेंड केस में हमने कॉइल 1 को तो स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑन कर दिया कॉइल 2 को। कॉइल 2 को जब हमने ऑन किया तो वाटर को बॉईल होने के लिए जो हीट चाहिए दैट इज एच, दिस शुड बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टू इंटू 30। ये होगी अपने पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब तुम 1 और 2 से क्या बोल सकते हो, 1 और 2 से तुम ये बोल सकते हो कि वी स्क्वायर बाय आर वन इंटू 15 दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर टू इंटू 30, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू कितनी है अपने पास, दोनों की ही वैल्यू एच के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहां से हमारे पास निकल के आ रहा है दैट आर टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर वन। तो अगर मैं बोलूं कि इफ आर वन की वैल्यू है अपने पास आर के बराबर, तो आर टू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2r के बराबर। और इक्वेशन 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूँ h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू 15, दिस इज इक्वेशन 3। ओके, अब हमने ए पार्ट में क्या बोला, ए पार्ट में हमने बोला कि दोनों को ही अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर लिया। दोनों को ही कैसे कनेक्ट कर लिया, सीरीज में, और सेम सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। मतलब इस बार जो रेजिस्टेंसेस है वो क्या है अपने पास, R1 है R और R2 कितना है 2R। तो जो हीट रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू हम बोलेंगे H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट इज R प्लस 2R, H इज वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट इनटू टाइम लगेगा T। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट कितना हो गया 3R, और टाइम कितना लगा T। और इस H की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, वी स्क्वायर बाय आर इंटू 15। तो यहां से लिख दिया वी स्क्वायर बाय आर इंटू 15। मतलब दोनों को अगर ऑन कर दिया तो टाइम कितना लग जाएगा तुम्हारे पास, टाइम की वैल्यू आएगी 45 मिनट, दोनों अगर सीरीज में है तो, है ना। बी केस क्या बोल रहा था, बी केस बोल रहा था कि दोनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर लिया तुमने। दोनों को ही कैसे कनेक्ट कर लिया, पैरेलल में, और सेम सप्लाई से कनेक्ट है स्टिल, है ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसका रेजिस्टेंस है 2R, और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो इस बार भी H की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट, और टाइम T मान लेते हैं अब इस बार, है ना। तो H की वैल्यू से पहले आर इक्वलेंट, वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट आएगा 2R बाई 3, तो 2R 3 मैंने पहुंचा दिया ऊपर इंटू टाइम T। H की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से वी स्क्वायर बाय आर इंटू 15 अपन पुट कर लेंगे, तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू 15। वी स्क्वायर बाय आर गया, तो T की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 10 मिनट। मतलब दोनों कॉइल्स को अगर पैरेलल में लगा दोगे तो 10 मिनट में ही वाटर जो है वो बॉईल हो जाने वाला है। आज समझ में आ गई भाई, तो हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये क्वेश्चन हमें जेई एडवांस 2014 में पूछा हुआ है, और ऊपर वाले प्रॉब्लम जैसा ही है ये ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, हीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल केटल इज मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D। इट टेक्स 4 मिनट टू रेज द टेम्परेचर बाय 0.5 kg ऑफ वाटर बाय 40 केल्विन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक हीटर है, उसके वायर की लेंथ है L, डायमीटर है D। पानी के टेम्परेचर को अगर तुम्हें 40 केल्विन बढ़ाना है तो उसके लिए तुम्हें 4 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, फिर बोला है कि अब ये जो हीटर है इसको रिप्लेस कर दिया नए हीटर से। नए हीटर में 2 वायर है, दोनों का ही सेम मटेरियल है, लेंथ है दोनों की L, और दोनों का डायमीटर है 2D। बोला है जिस तरीके से तुमने ये वायर कनेक्ट करे हैं, सीरीज करे हैं, पैरेलल करे, वो ऑप्शंस में गिवन है। बोला है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रेज द टेम्परेचर बाय 40 केल्विन। फिर से टेम्परेचर 40 केल्विन बढ़ाना है, वायर्स को एक बार सीरीज में जोड़ा, एक बार पैरेलल जोड़ा, और बोला है टाइम कितना लगेगा वो हमें ऑप्शंस में गिवन है, और हमें वही बताना है कि कौन से ऑप्शंस यहाँ ठीक है, कौन से ऑप्शंस गलत है। ओके, तो अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, इनिशियली जो वायर का रेजिस्टेंस था मैं बोलूंगा वो रो L बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाएगा रो L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4। ये R इनिशियल की वैल्यू है। R फाइनल देखूं, वो जो 2 वायर अपन यूज कर रहे हैं ना, दोनों वायर में से दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि दोनों की लेंथ सेम, दोनों का डायमीटर भी सेम। तो ये हो जाएगा रो, लेंथ है उनकी L अपॉन पाई, और ये हो गया 2D का स्क्वायर, और 4 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा वो। ठीक है, तो यहां से ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो L अपॉन पाई D स्क्वायर।
अगर मैं आर फाइनल की वैल्यू लेट से आर बोल रहा हूँ तो आर इनिशियल कितना हो जाएगा अपना 4R। मतलब अगर मैं इनिशियली लिखना चाहूँ, इनिशियली इट्स लाइक कि अपने पास एक रेजिस्टेंस था कितना 4R का, ये था अपने पास इनिशियल रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर रखा था V वोल्ट की बैटरी से। फिर से वही बोलेंगे कि पानी को अगर तुम्हें गर्म करना है तो H हीट इज रिक्वायर्ड, H हीट इज रिक्वायर्ड अगर उसका तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है 40 केल्विन से। ओके, V वोल्ट की बैटरी से अपन ने इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा था, तो हीट रिक्वायर्ड की वैल्यू हम क्या बोलेंगे, H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर विच इज 4R इनटू टाइम कितना लगा था, टाइम इनिशियली 4 मिनट लगा था, तो ये अपने पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। या फिर तुम यहां से ऐसा बोल सकते हो H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला कि दोनों वायर अपन ने फर्स्ट केस में हम क्या ले रहे हैं कि दोनों वायर हमने सीरीज में जोड़ दिए। दोनों वायर अगर जैसे ही मैं सीरीज में जोड़ूंगा, इनका डिस्टेंस कितना था R और R, तो इस केस में हीट जो होगी उसको एक्सप्रेशन अगर हम दें, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट दैट इज 2R, और टाइम लगेगा इस बार लेट से T1। तो यहाँ से हीट की वैल्यू अपन ने लिख ली वी स्क्वायर बाय आर यूजिंग इक्वेशन 1, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2R इंटू T1। तो यहाँ से T1 की वैल्यू तुम्हारे पास आई 2 मिनट्स। इट मीन्स अगर तुम वायर्स को सीरीज में जोड़ रहे हो तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब बी ऑप्शन तो ठीक। अब वायर्स को अपन ने कैसे जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट केस में वायर्स को जोड़ा पैरेलल में, दोनों ही वायर का रेजिस्टेंस कितना था आर एंड आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर और इसका भी रेजिस्टेंस आर, दोनों को पैरेलल में जोड़ा सेम पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर अपने पास आएगा हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा इनका R बाय 2 इंटू टाइम T1। तो ये आ रहा है अपने पास 2V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T1, और हीट की वैल्यू क्या है, हीट की वैल्यू है अपने पास वी स्क्वायर बाय आर यूजिंग इक्वेशन 1। तो मतलब T1 की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1/2 या फिर बोल दो 0.5 मिनट। मतलब जब हम इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो अपना टाइम आएगा 0.5 मिनट। ऐसा ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन, कि पैरेलल में जोड़ा तो 0.5 मिनट निकल के आया। तो हो गया भाई क्वेश्चन सॉल्व इजीली, ऊपर वाले प्रॉब्लम से भी इजी था ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमें जेई एडवांस 2022 में पूछा गया है। क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं दो सर्किट, सर्किट 1 एंड सर्किट 2, और रेजिस्टेंसेस वगैरह की वैल्यू भी हमें दे रखी है। बोला है P1 और P2 आर द पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 व्हेन स्विच S1 एंड S2 आर इन ओपन कंडीशन। भाई जब ये S1 और S2 ओपन कंडीशन में है ना, तो इसमें पावर कंज्यूम होती है P1 और इस वाले सर्किट में पावर कंज्यूम होती है P2। फिर उसने बोला Q1 और Q2 आर पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 व्हेन स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज। जब S1 और S2 को तुमने क्लोज कर दिया तो इस वाले सर्किट में पावर कंज्यूम होती है Q1 और सर्किट 2 में पावर कंज्यूम होती है Q2। फिर वो हमें यही बोल रहा है कि ऑप्शन चेक करने को बोला है कि वोल्टेज अगर 6 वोल्ट लगाया है तो P1 बड़ा होगा, P2 बड़ा होगा, Q1 बड़ा होगा, Q2 बड़ा होगा, ये सब हमें कंपेयर करना है। ओके, तो ऑप्शन वाइज ही हमें यहाँ पे जाना होगा। तो पहले ए ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ए वाले ऑप्शन से अगर हम स्टार्ट करें, बोला व्हेन द सोर्स वोल्टेज इज 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा ली है 6 वोल्ट की और इधर भी एक बैटरी लगा दी है 6 वोल्ट की, is connected across A and B in both circuit, P1 is less than P2। P1 P2 मतलब सर्किट ओपन ही है, जैसा डायग्राम में दिखाया वैसे ही सर्किट है, सर्किट अभी अपन ने क्लोज नहीं किया। यहाँ पर पावर कंज्यूम होती है P1 और यहाँ पावर कंज्यूम होती है P2। सेम दोनों ही सेम वोल्टेज से लगा लिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही V कितना है 6 वोल्ट है, तो दोनों का ही हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा। भाई R1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2 और R3 की वैल्यू है 3, और ये R1 बाय 2 है तो ये हो जाएगा 1 बाय 2। R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3, और ये ट्वाइस ऑफ R3, ट्वाइस ऑफ R3 मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अच्छा, पहले वाले पार्ट में अगर तुम फोकस करोगे, S2 वाले को तो कंसीडर ही नहीं करना क्योंकि सर्किट स्विच ओपन है, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा, इक्विवेलेंट किसका, R इक्विवेलेंट मैं बोल रहा हूँ सर्किट 2 का, सर्किट 2 का ये आएगा दिस इज 1 बाय R ऑफ C2 इज 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। तो सर्किट 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास निकल के आएगा 6 बाय 11 ओम। इन द सेम वे सर्किट 1 का देखें, 2 और 3 सीरीज में 5 और 1 बाय 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस
1/2, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 5/11, 5/11 और R1 सीरीज में, तो 5/11 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/11। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट 1 का कितना आ रहा है, 16/11 ओम निकल के आ रहा है। सीन्स हमने अभी अभी देखा कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जा रही है, तो P1 और P2 को हमें कंपेयर करना है ना। तो P1 P2 को कंपेयर करना है, हम बोलेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर क्या होगी, कम कंज्यूम होगी। भाई क्लियरली दिख रहा है कि C1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, C2 का रेजिस्टेंस कम है, मतलब पावर कम कंज्यूम होगी C1 में और C2 में ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P1 इज लेस देन P2। क्या ऑप्शन यही दे रखा है, बिल्कुल यही दे रखा है, मतलब ए ऑप्शन एकदम ठीक है। बोला है व्हेन द कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट P1 इज ग्रेटर देन P2। भाई जब कांस्टेंट करंट सोर्स मान लिया इधर से, इट्स लाइक कि अब हम ऐसा मानेंगे कि यहां से करंट आई निकल के गया, इधर से भी करंट क्या निकल के जा रहा है, आई करंट निकल के जा रहा है। तो अब मैं जो फॉर्मूले यूज करूंगा बी पार्ट में, मैं अब फॉर्मूला यूज करूंगा करंट वाला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मतलब पावर की डायरेक्ट रिलेशन जा रही है रेजिस्टेंस के साथ, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर कंज्यूम भी ज्यादा। किस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, C1 सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू C2। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा कि P1 की वैल्यू बड़ी होगी P2 के कंपैरिजन में, मतलब बी ऑप्शन भी अपना ठीक हो गया। अब सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, व्हेन वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी। भाई 6 वोल्ट का वोल्टेज अपन ने लगा दिया है किसमें, सर्किट 1 में, सी ऑप्शन में यही दे रखा है। 6 वोल्ट का अपन ने एक बैटरी लगा दी और बोला है, तब बोला है Q1 इज ग्रेटर देन P1, Q1 इज ग्रेटर देन P1। P1 कब पावर थी, P1 इसमें पावर थी जब अपना S1 क्या था, ओपन था। और Q1 इस वाले सर्किट में कब है पावर, Q1 इस वाले सर्किट में पावर है जब S2 को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब देखो जब सर्किट अपना ओपन है, मतलब P1 वाले की बात कर रहा हूं, जब स्विच अपना ओपन है, सी वाले में जब स्विच ओपन है, अगर जिस टाइम पे स्विच ओपन है तो मैं बोलूंगा उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट से मान लेते हैं कुछ आर होगी, आर ओपन। तो वो वैल्यू कितनी थी जो ऊपर कैलकुलेट करी, दैट इज 16/11 ओम थी उस टाइम पे रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब हमने क्या किया, S1 को क्लोज कर दिया। S1 को अगर जैसे ही हम क्लोज करेंगे, तो सर्किट में वापस जाते, S1 को क्लोज कर दी, करंट चाहेगा मैं इस पाथ से जाऊं, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है ना, तो करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगा ही नहीं। इट मींस उस टाइम पे हमारा इक्विवेलेंट आएगा 2, 3 और 1/2 का इक्विवेलेंट, मतलब 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1/2, मतलब उस टाइम पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 5/11 हो। तो हम बोलेंगे भाई कि आर क्लोज, आर सी बोल देते हैं, ये कितना हो गया अपना 5/11 हो। दोनों केस में क्या सेम है, दोनों केस में वोल्टेज सेम है 6 वोल्ट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा पावर का, वो लगेगा V²/R। ओके, पावर इज इक्वल टू V²/R। अब सेंस दोनों में ही V सेम है, तो इट मींस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R जाएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ओपन वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा या क्लोज वाले का, है ना, क्योंकि जब R ओपन था उस टाइम पे सर्किट अपने पावर कंज्यूम करता था P1, जब R को क्लोज किया उस टाइम पे सर्किट पावर कंज्यूम कर रहा है Q1। अच्छा, किसकी वैल्यू ज्यादा है, ओपन वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोज वाला। इट मींस P1 की वैल्यू ज्यादा होगी Q1 की वैल्यू से, सॉरी P1 की वैल्यू कम होगी Q1 की वैल्यू से, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने क्या समझ दिखा यहाँ पर, हमें दिखा R0 इज ग्रेटर देन RC। इट मींस P1 की वैल्यू लेस होगी एज कंपेयर टू Q1 बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहां से हमें समझ में आ गया कि भाई P1 इज लेस देन Q1, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा सही। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर का लगा दिया है और दोनों ही सर्किट में Q1 Q2 कंपेयर करना है। ठीक है, तो Q1 की प्रोपोर्शनलिटी तो इस पे जा रही है 5/11 पे। इसमें भी स्विच को अगर हम क्लोज कर ले, स्विच को क्लोज कर ले तो अपने पास अब क्या है, 4 रेजिस्टेंस है, कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो डी वाले पार्ट में अपन क्या कर रहे हैं, सर्किट 1 के लिए देखें, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 1 वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 5/11 ओम, और इसमें पावर कंज्यूम होती है Q1। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 2 की बात करें तो अब हमें नजर आ रहा है 4 रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3 एंड 6 ओम, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ओके, तो ये ओवरऑल एलसीएम लोगे इसका 6 आ जाएगा, ये आएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में 6। तो कितना आ गया ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12/6, दैट इज 2 ओम आ रहा है, ऊपर 2 बन रहा है 1/RC2।
है ना। तो तुम बोलोगे रेजिस्टेंस ऑफ C2 हो जाएगा कितना, 1/2 ओम, 1/2 ओम, और इसमें एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है, Q2 पावर कंज्यूम हो रही है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 ओम। तो 5/11 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, 5/11 की वैल्यू आएगी 0.45 ओम के समथिंग समथिंग। तो ये 0.45 ओम आएगा, और इस सर्किट में पावर कंज्यूम हो रही थी Q1। अब यहाँ पर क्या था भाई, कांस्टेंट करंट सोर्स लगाया हुआ था। कांस्टेंट करंट सोर्स मतलब दोनों ही सर्किट में करंट सेम है। करंट सेम है तो हम पावर का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर कंज्यूम भी ज्यादा। भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, C2 वाले रेजिस्टेंस का सर्किट का ज्यादा है, मतलब सेकंड वाले सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है। दैट मींस Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो यहां से हमारे पास निकल के आ रहा है कि Q2 की वैल्यू बड़ी होगी Q1 के कंपैरिजन में। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला तो गलत है। मतलब ए बी सी आर द राइट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गया भाई प्रॉब्लम सॉल्व। कोई खतरनाक प्रॉब्लम थोड़ी था, इससे खतरनाक तो अपन ऊपर कर लिए हैं। ओके, तो जेई एडवांस कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जस्ट जेई एडवांस में क्या होता है भाई, यही क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा जा सकते हैं। उसमें कोई एक पार्ट पूछ लेगा, जेई एडवांस में सिंपल चीजों के ही वो 6-7 पार्ट पूछ लेता है। हाँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जेई एडवांस के जो होते हैं भाई कि तुम्हारा पूरा दिमाग खोल के रख देंगे। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जितना कि तुम्हें आईआईटी में जाने के लिए चाहिए वो इस लेवल के होते हैं, मतलब इजी, जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर। बस वो क्या करेगा, 5-6 चीजें कैलकुलेट करा लेगा एक प्रॉब्लम में। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन वो डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा। ये प्रॉब्लम भी टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन डिफिकल्ट में नहीं मानेंगे। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते रहोगे तो भाई बहुत ईजिली ये प्रॉब्लम पेपर में हो जाएगा। नर्वस अगर तुम हो गए किसी भी स्टेप पे तब पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जेई एडवांस में पेपर टेम्परामेंट की बहुत जरूरत पड़ती है कि मतलब तुम्हें काम रहना है। ठीक है भाई, धीरे धीरे अपना करते जा रहे हैं, वहां पे ऐसे कोई टाइम की जल्दी नहीं होती, वहां पे इन्फानाइट टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसी तरह से मेहनत करते रहो। होपफुली अगर इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो तुम किसी ना किसी अच्छी जगह पे ही पाओगे आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर वट। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप चीजें तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।